नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज जो अपन पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय हित के अंदर बचा हुआ कंसेप्ट पढ़ेंगे और राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित में जो कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में एक दिक्कत आती है कि स्टूडेंट्स के समझ नहीं आता है कि प्रश्न कौन से बनेंगे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन भी मैंने शामिल किए जिससे आपको समझ में आए कि जो कि आए हुए क्वेश्चन है तो उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यानी कल से हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय हित जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक सार रूप में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। कल तक हमने विभिन्न विचारकों के अकॉर्डिंग पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम सार रूप में। तो सार रूप में जब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय हित क्या है तो हमें मालूम पड़ता है कि मार्मिक और अमार्मिक ये दो प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं। राष्ट्रीय हित हमारे को दिखाई देते हैं, उसमें दीर्घकालीन और तात्कालिक, यानी मार्मिक को हम दीर्घकालीन कह सकते हैं और अमार्मिक को हम तात्कालिक राष्ट्रीय हित कह सकते हैं। अब इनमें कि होता क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं। मार्मिक या दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित का मतलब ये होता है कि वो राष्ट्रीय हित जिनको आप किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं सकते, मार्मिक है वो चीजें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो जाए, युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाए, वो मार्मिक या दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित हुआ करते हैं। फटाफट देख लेते हैं एक बार। किसी राष्ट्र की मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण हित जो होते हैं वो मार्मिक होते हैं। ये किसी राज्य के वे हित होते हैं जिन पर राज्य कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं होता और जिसकी रक्षा के लिए वह जरूरत पड़ने पर युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वाधीनता और अखंडता की रक्षा, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता, कोई भी राष्ट्र कुछ भी कर सकता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित होता है। स्वाधीनता सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित होता है, अखंडता सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित होता है। तो इनके लिए व्यक्ति युद्ध कर सकता है, मतलब राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र युद्ध कर सकता है, ठीक है। ये बात हमें जाननी होगी। उसके बाद आता है अमार्मिक या तात्कालिक राष्ट्रीय हित। अमार्मिक और तात्कालिक राष्ट्रीय हित का मतलब कि कुछ परिस्थितियां आती हैं, वो पूरी तरह मार्मिक नहीं होती, वो हमें अंदर से झकझोरने वाली नहीं होती, उनके लिए हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते कि हथियार लेके उसके ऊपर चढ़ाई कर दें या आक्रमण कर दें, ऐसा हम नहीं करते। उन राष्ट्रीय हितों को हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, एडजस्ट करते हैं, उनके लिए कूटनीति या अन्य साधनों के माध्यम से हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम उनके लिए युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते। वो चीजें कौन सी होती हैं? अमार्मिक या तात्कालिक राष्ट्रीय हित कहलाते हैं। जो हित मार्मिक नहीं होते, जो तात्कालिक महत्व के होते हैं, गौण हित होते हैं और जिनके लिए कोई राज्य युद्ध का खतरा मोल नहीं लेता, उन्हें अमार्मिक और अस्थायी रूप से राष्ट्रीय हित कहा जाता है। ऐसे गौण हित जनता का भौतिक कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, विचारधारा का प्रसार, व्यापार की वृद्धि, संस्कृति का प्रसार, ये सारे काम करते हैं। तो समझ में आई बात इस तरह से? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अमार्मिक और तात्कालिक राष्ट्रीय हित जो होते हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने मार्मिक इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। अब हम देखें कि इस प्रकार के डिवीजन को किसने स्वीकार किया, तो स्वीकार किया था मार्गेनथाउ ने। मार्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हित के दो मुख्य पक्ष बताए थे, वो यही थे, कौन से? स्थिर या स्थायी, यानी मार्मिक बोल सकते हैं हमें, दीर्घकालिक बोल सकते हैं उन्हें, जो कि आवश्यक है, और दूसरा होता है अस्थिर, अस्थायी और अनित्य। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, मार्गेनथाउ ने स्थायी और अस्थायी आधार पर विभाजन किया था, स्थायी राष्ट्रीय हित और अस्थायी राष्ट्रीय हित। ये विभाजन आपको मार्गेनथाउ के अकॉर्डिंग याद रखना है। मूल रूप में सार तो यही आता है, मार्मिक अमार्मिक, लेकिन फिर भी शब्द के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, स्थिर या स्थायी और दूसरा अस्थिर या अस्थायी। ये दो प्रकार माने थे किसने? मार्गेनथाउ ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात वो आती है कि विदेश नीति के ऊपर राष्ट्रीय हित का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो है कि राष्ट्रीय हित जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही विदेश नीति निर्धारित होती है। अब इसमें दो विचारधाराएं चलती हैं, एक यथार्थवादी, एक आदर्शवादी। आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग नैतिकता बड़ी चीज है और उसके लिए मतलब सब कुछ करना चाहिए, यानी विदेश नीति जो डिसाइड हो वो आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए, उपयोगिता के आधार पर होनी चाहिए, यानी बहुत अच्छा आइडियल स्टेज होना चाहिए, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए उसमें। लेकिन यथार्थवादी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कोई नैतिकता नहीं दिखानी, कोई उपयोगिता नहीं दिखानी, अपना हित देखना है कि राष्ट्र का हित किस में है, बस कोई नैतिकता कंसेप्ट नहीं चलाना। ये कौन कहते हैं? यथार्थवादी। यथार्थवादी के अकॉर्डिंग राष्ट्र हित को ध्यान रखो और फिर विदेश नीति बनाओ, ठीक है। तो राष्ट्र हित और विदेश नीति के अगर हम रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, तो समझ में आ चुकी होगी बात कि यथार्थवादियों के अनुसार राष्ट्र हित को ध्यान रख के विदेश नीति बननी चाहिए और आदर्शवादियों के अनुसार राष्ट्र हित को ध्यान रखकर के विदेश नीति नहीं बननी चाहिए।
ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें और पढ़ लेते हैं अपन। राष्ट्रहित की अवधारणा विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। राष्ट्रहित की जो अवधारणा होती है ना, वो विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। विदेश नीति निर्माण का आरंभिक बिंदु, सबसे प्रारंभिक बिंदु क्या है? राष्ट्रहित। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेश नीति किससे बेस करती है? राष्ट्रहित पर। ये बहुत बड़ी बात है। यथार्थवादियों ने हालांकि इसका सपोर्ट किया, लेकिन हम सब जानते हैं इस बात को, ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को नहीं छोड़ सकता। जब भी विदेश नीति बनाएगा तो राष्ट्रहित को ध्यान जरूर रखेगा। चाहे किसी राष्ट्र के कितने ही उच्च आदर्श हों, कोई भी राष्ट्र हो सकता है, उससे कितने ऊंचे आदर्श हो सकते हैं और कितने ही उदार अभिलाषी हों, ठीक है, वह अपनी विदेश नीति को राष्ट्रहित के अतिरिक्त किसी अन्य धारणा के ऊपर आधारित नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, हर राष्ट्र अपने राष्ट्रहित को प्रायोरिटी देगा, यह पक्की बात है। तो अब कैसे, वो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात आती है कि आदर्शवादी और यथार्थवादियों के बारे में समझना पड़ेगा अपने को भी यहाँ। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वुडरो विल्सन जैसे आदर्शवादियों की। यद्यपि विल्सन जैसे आदर्शवादियों की मान्यता है कि विदेश नीति का राष्ट्रीय हित की धारणा पर निर्मित होना, कि कोई भी विदेश नीति राष्ट्रहित की धारणा पर निर्मित होना खतरनाक है, बहुत खतरनाक प्रकृति है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, आदर्शवादियों के अनुसार अगर हम देखें तो उनका मानना है कि राष्ट्रहित को देख करके अगर आपने विदेश नीति बना दी, इसका मतलब आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हो, क्योंकि आप उसके लिए कुछ भी कर दोगे, युद्ध भी कर दोगे और कुछ भी करोगे। और चूंकि आदर्शवाद युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि राष्ट्रहित को ध्यान में लेकर डिसीजन मत लो, राष्ट्रहित को छोड़ दो अगर जरूरत पड़े तो। ये कौन कहते हैं? आदर्शवादी। ठीक है, तो विल्सन जैसे आदर्शवादी कहते हैं कि राष्ट्रहित की धारणा को ऊपर रख के और फिर अगर आप नाम विदेश नीति डिसाइड करोगे तो खतरनाक होगी। विदेश नीति के क्षेत्र में नैतिकता और उपयोगिता की ही हमारी मार्गदर्शन होना चाहिए। मतलब नैतिकता को ध्यान रखो। नैतिकता मतलब क्या है? युद्ध मत करो, ये सबसे बड़ी नैतिकता है। और उपयोगिता भी देखें तो उपयोगिता भी यही होती है। सब जानते हैं कि युद्ध उपयोगी नहीं होता, अनुपयोगी होता है युद्ध। ठीक है, तो इस आधार पर देखें तो कहने का मतलब ये निकलता है कि विल्सन जैसे आदर्शवादी या अन्य आदर्शवादी कोई भी हो, उन सब के अकॉर्डिंग राष्ट्रहित को ध्यान रख करके अगर विदेश नीति डिसाइड की तो खतरनाक हो सकती है। तो फिर कैसे डिसाइड करें? तो आदर्शवादी कहते हैं कि नैतिकता और उपयोगिता को ध्यान रख करके और फिर क्या होनी चाहिए? फिर विदेश नीति डिसाइड होनी चाहिए। अगली बात, फिर बात किसकी आएगी? यथार्थवादियों की। तो इसके विपरीत कौन है? यथार्थवादी। यथार्थवादियों में कौन? मार्गेनथाउ और अर्नाल्ड वुल्फर्स। इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यथार्थवादियों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति की आत्मा है। राष्ट्रीय हित ही क्या है? विदेश नीति की आत्मा है। यह विदेश नीति का सार है। विदेश नीति क्या है? ये सार। इसको आप विदेश नीति का सार मान करके चले। मैं कहने का मतलब सीधा सा आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया, बता दिया, और इस बात को माइंड में फिट भी कर लो आप कि आदर्शवादी कभी युद्ध नहीं चाहते और यथार्थवादी जो हैं वो युद्ध को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और ये मानते हैं कि यथार्थ है, युद्ध होगा, इसलिए अपने राष्ट्र हितों को सबसे आगे रखो। और आदर्शवादी के अनुसार राष्ट्र हितों को पीछे रखो, नैतिकता को आगे रखो। बस यही है कि विदेश नीति बनाते समय यथार्थवादी राष्ट्र हित को महत्व देते हैं और आदर्शवादी नैतिकता को महत्व देते हैं। क्लियर हो चुका? अब आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी कि 23 तारीख हमारे कोर्स की लास्ट जो अपन ने छूट दे रखी है, ठीक है, 699 रुपये की, वो 23 तारीख लास्ट डेट है। जिसे भी खरीदना है वो जल्दी करे। 23 तारीख बाद में लगभग जो हमारे पास सुझाव आ रहे हैं हमारी टीम के, वो 2 से 2,500 रुपये तक का एक कोर्स होने जा रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके आप ले सकते हैं। ठीक है, कंटेंट आपके सामने है, यही वहाँ पढ़ाया गया है, टोटली ऐसा ही तरीका है। वहाँ पर स्लाइड है, उसको समझाया गया है, उसके अंदर जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिस आगे कराई जाएगी। प्रैक्टिस निश्चित रूप से कराई जाएगी कंप्लीट कोर्स होने के बाद। ठीक है, ये आपको सारा एग्जाम होने तक कंप्लीटली पूरा कोर्स आपको वहां पर प्रोवाइड होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन देख लेते हैं अब कि राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने वाले साधन कौन से हैं। तो पामर पार्किंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित की अभिवृद्धि के साधन जो हैं, राष्ट्रहित की को बढ़ाने वाले साधन, वो ये हैं कितने? 5। किसके अकॉर्डिंग? पामर पार्किंस के अकॉर्डिंग। कौन कौन से? कूटनीति, प्रचार और राजनीतिक युद्ध, आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, और लास्ट में आता है युद्ध। ये वो 5 महत्वपूर्ण साधन हैं
जिन साधनों से पामर पार्किंस के अकॉर्डिंग कोई भी राष्ट्र अपनी क्या करता है, शक्ति को बढ़ा लेता है, राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाता है, राष्ट्रीय हितों को बढ़ाता है। शक्ति के साथ साथ शक्ति बढ़ेगी तो हित तो बढ़ेंगे। ये सब शक्ति के साधन भी हैं और हितों को पूरे करने के साधन भी हैं। तो मुख्य रूप से आप ध्यान रखें, पामर पार्किंस ने इन सब को राष्ट्रीय हित के प्रमुख साधन माने हैं। ठीक है, कूटनीति के माध्यम से राष्ट्र अपने हितों को पूरा करता है, प्रचार और राजनीति के माध्यम से और राजनीतिक युद्ध जो हुआ करते हैं उनके माध्यम से कोई भी राष्ट्र अपने हितों को पूरा करता है, आर्थिक साधनों से हितों को पूरा करता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के माध्यम से, जैसे कि ब्रिटेन ने पूरा किया था, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करते हैं, और युद्ध के माध्यम से भी राष्ट्रीय हित पूरे किए जाते हैं। आगे हम देखें तो राष्ट्रहित की जो अवधारणा पढ़ी हमने, उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, कुछ कमियां भी उसमें पाई जाती हैं। तो वो क्या है? आदर्शवादियों की मानता है कि राष्ट्रीय हितों का संप्रत्य यानी राष्ट्रहित का जो कंसेप्ट है, अच्छा ये बात तो तय है कि जब हमने पहले पढ़ा है अभी भी कि यथार्थवादियों के अकॉर्डिंग विदेश नीति किसके अनुसार बननी चाहिए? राष्ट्रहित के अनुसार। और आदर्शवादियों के अनुसार कभी भी राष्ट्रहित को ध्यान रख करके विदेश नीति नहीं बनानी चाहिए। इसका मतलब ये तय है कि राष्ट्रीय हित की कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट के विरोधी लोग कौन होंगे? आदर्शवादी होंगे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आदर्शवादियों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हितों का संप्रत्य जो है वो खतरनाक धारणा है। आज दुनिया में एक दूसरे के ऊपर प्रत्येक राष्ट्र अंतर्निर्भर होता है, ये बात सही है। यहां तक हम उसकी बात, आदर्शवादियों की बात मान लेंगे। और यदि अपने हितों को सर्वोच्चता प्रदान करनी है किसी भी राष्ट्र को, तो विश्व शांति चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना चाहिए, और ये सब चीजें हमारे को बना करके, और फिर ये संप्रत्य की जो परिकल्पना, कौन सी, किस संप्रत्य की? राष्ट्रहित की जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्य है, उसकी कोरी कल्पना बन करके ये रह जाता है। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? आदर्शवादियों के अनुसार। किस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? राष्ट्रहित पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित को ध्यान देकर के अगर आपने काम कर लिया तो निश्चित रूप से विश्व में युद्ध होंगे, एक दूसरे देश के विरुद्ध में आप सोचेंगे, ठीक है ना, और वहां पर आपकी अशांति का वातावरण बन सकता है। इसलिए आदर्शवादियों ने हमेशा इस चीज का क्या किया? विरोध किया। क्लियर? नेक्स्ट चीज आती है प्रोफेसर रोनाल्डस के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी इसका विरोध किया। विरोध करने का तरीका क्या था, क्या कारण था? तो राष्ट्रहित का विरोध करते उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित का जो दृष्टिकोण है वो किसी देश की विदेश नीति उस दशा में एकमात्र राष्ट्रहित पर आधारित होनी चाहिए। मतलब कोई भी देश की अगर विदेश नीति राष्ट्रहित पर अगर आधारित हो रही है तो एक रीजन से हो सकती है, और कब और किस परिस्थिति में? वो ये हो सकती है कि जब विभिन्न देशों के हित एक जैसे हों। मतलब रोनाल्डस जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप इस बेस के ऊपर विदेश नीति बना रहे हो कि राष्ट्रहित सबसे आगे होने चाहिए, तो एक बात बताओ, विश्व के जो सारे देश है ना, उनके क्या राष्ट्रहित बराबर है क्या? इक्वल है क्या? और अगर पूरे विश्व के देशों के राष्ट्रहित अगर बराबर हैं, ठीक है ना, तो फिर आप इसको बेस बना करके और विदेश नीति बना सकते हो। यानी राष्ट्रहित के आधार पर क्या बना सकते हो? आप विदेश नीति बना सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर देश के राष्ट्रहित अलग है। भारत के राष्ट्रहित अलग हो सकते हैं तो पाकिस्तान के अलग हो सकते हैं, ठीक है, और अगर चाइना के अलग हो सकते हैं, रशिया के अलग हो सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रहित अलग हो सकते हैं। हर देश के राष्ट्रहित अलग अलग होते हैं। जिसके पास जो चीज़ नहीं है, ठीक है, वो चीज़ प्राप्त करने के लिए अपने राष्ट्रहितों को ध्यान रखता है। अगर मान लीजिए, अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देशों के पास तेल है। अब तेल अगर उनके पास है तो उन्हें तो दूसरी चीज़ चाहिए, उनके हित दूसरी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। यही बात है ना, उनको उन दूसरी चीज़ें जो चाहिए वो मिलने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यानी उनके राष्ट्रहित अलग हो सकते हैं और भारत जैसे देश के राष्ट्रहित अलग हो सकते हैं। सभी देशों के राष्ट्रहित अलग अलग होते हैं। इसलिए डोनाल्डस कहते हैं क्या कि जब पूरी दुनिया के देशों के राष्ट्रहित अलग अलग है तो फिर आप राष्ट्रहित को आधार बना करके विदेश नीति नहीं बना सकते। ये बात वो कहते हैं। किंतु एक जैसा नहीं होता, मतलब सबके राष्ट्रहित अलग अलग होते हैं। विदेश नीति केवल राष्ट्रहित पर आधारित होती है। विदेश नीति किस पर आधारित होती है? राष्ट्रहित पर। अब यहां तक हम पढ़ लेते हैं ना, जब रोनाल्डस को और आदर्शवादियों को पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि राष्ट्रहित को मतलब ध्यान में रख करके विदेश नीति नहीं बनानी चाहिए। लेकिन यथार्थवादियों का तो एक कंसेप्ट था स्पष्ट कि राष्ट्रहित सब कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। और हम जब कंक्लूजन निकालते हैं, हम जब सार निकालते हैं तो एक लाइन सामने आती है क्या कि देखो, आदर्शवाद आदर्श की जगह होता है और यथार्थ यथार्थ की जगह। सब सही है, लेकिन हकीकत जो प्रैक्टिकल में चलता है ना, वो राष्ट्रहित ही चलता है। हर राष्ट्र अपने हित को देखता है, सबसे पहले देखा और देखना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। और कभी भी सभी राष्ट्रों के राष्ट्रहित सम्मान होते नहीं, ये बात भी सही है।
इसलिए हर देश अपनी विदेश नीति राष्ट्रहित पर बेस करके ही बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए विदेश नीति केवल राष्ट्रहित पर ही आधारित होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो राष्ट्रहित और राष्ट्र शक्ति इन पर आधारित होते हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता? इनमें से कौन सा तत्व है जो राष्ट्रहित का तत्व नहीं समझा जा सकता? देखिए, नेतृत्व, लीडरशिप वो चीज होती है जो किसी भी राष्ट्र की शक्ति को, राष्ट्र के हित को, दोनों को दिखाती है। लीडरशिप बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, क्योंकि जैसा राष्ट्र का लीडर होगा ना, वो वैसा ही रिप्रेजेंट करेगा पूरे वर्ल्ड में। तो यहां ये बात सही है कि राष्ट्र की शक्ति नेता के अकॉर्डिंग होगी, और कोई लीडर ही उद्देश्य कमजोर है तो फिर तो डेफिनेटली पूरे विश्व के अंदर रिप्रेजेंटेशन ही उस लेवल का नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना। दूसरा, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र भी जरूरी है। अगर किसी राष्ट्र के चरित्र के जो लोग हैं वो यदि भ्रष्टाचारी है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनमें देशभक्ति की भावना नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो उतनी सामर्थ्य नहीं रखते, क्षमता नहीं रखते अपने राष्ट्र को विकास करने की, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, कई चीजें होती है उसके अंदर राष्ट्रीय चरित्र में, तो वो राष्ट्रीय चरित्र अगर नहीं है तो राष्ट्र कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। तो नेता होना चाहिए बढ़िया, राष्ट्र का चरित्र बेस्ट होना चाहिए, राष्ट्र में संसाधन तो हैं ही, उनके बिना तो आप शक्तिशाली कैसे बन सकते हो, संसाधन बेस्ट होने चाहिए। और आखिरी चीज दल प्रणाली। अब दल प्रणाली क्या है? कोई देश में बहुदलीय प्रणाली हो सकती है, किसी देश में एक दलीय प्रणाली हो सकती है, किसी देश में दल नहीं हो तो भी चलता है। रूस और चाइना जैसे देशों के अंदर अगर देखा जाए तो एक ही दल है, ठीक है, और कई देश ऐसे भी होते हैं जहाँ जो कोई दल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्विट्जरलैंड जैसे देशों के अंदर इतना आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो कोई जरूरी नहीं है इस बात का, दल प्रणाली की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ती किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति के अंदर। इसलिए ये क्या हो गया, इसका ये नहीं पूछा है, तो दल प्रणाली जो है वो किसी भी राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित नहीं करती। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर अगर देखा जाए तो शक्ति है क्या? क्या निरंकुशता को शक्ति कहते हैं? तो पहली बात ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि मैं निरंकुश हूं, मेरे ऊपर कोई मतलब ताकत नहीं हो सकती, या कि मैं किसी को ही मार दूंगा, किसी देश को खत्म कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोई तो अमेरिका ताकतवर कितना ही हो, वो ये थोड़ी कह सकता है कि मैं किसी भी देश को जाके नष्ट कर दूंगा। करता है, लेकिन वो रीजन बताना पड़ता है, पूरे विश्व के उत्तर देने पड़ते हैं। जब प्रश्न पूछते लोग, दबाव डालते हैं उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, तो उसे बताना पड़ता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। खाड़ी देशों के अंदर उसने कई दिनों तक काम किया, उसने अफगानिस्तान के अंदर कई दिनों तक अपनी डोमेन बनाकर रखा, अपना मतलब आधिपत्य बना करके रखा, सारी चीजें थी उसकी अमेरिका की, लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई रीजन बताना पड़ा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि निरंकुश होना कभी भी सही नहीं हो सकता, यानी निरंकुशता कभी भी शक्ति का प्रमाण नहीं बनती। सापेक्ष की बात हो सकती है। आगे बढ़ लेते हैं पहले। परिमित और अपरिमित, तो ये भी नहीं हो सकते। परिमित का मतलब कि शक्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सीमित होती है, सीमित भी नहीं होती और असीमित भी नहीं होती, दोनों नहीं होती शक्ति। तो फिर होती क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष होती है। यानी कैसे? एक देश की शक्ति बढ़ेगी ना तो दूसरे देश की शक्ति कमजोर हो जाएगी, एक टॉप में जाएगा तो दूसरा कमजोर हो ही जाएगा। होता है ना, जैसे अमेरिका जो है आज अगर मतलब सबसे ताकतवर है, तो किसी जमाने में यानी 91 से पहले अमेरिका और रूस बराबर ताकत रखते थे, लेकिन जैसे ही रूस का विघटन हुआ यानी कमजोर हुआ, ताकतवर कौन बन गया? अमेरिका। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर शक्ति सापेक्ष जरूर है, एक की शक्ति कम होगी दूसरे की बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ये जरूर होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां इसका उत्तर ये हो गया। निम्न में से कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? शक्ति का प्राकृतिक तत्व कौन सा नहीं है? राजनीतिक दल, साधन, जनसंख्या, भूगोल, साफ साफ दिख रहा है कि राजनीतिक दल जो है वो कोई प्राकृतिक साधन नहीं है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट अगली बात हम देख लें, राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या होता है? तो दूसरे राष्ट्रों को जीतने की क्षमता, दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ने की क्षमता। हमेशा ध्यान रखिए, शक्ति पॉलिटिकल साइंस के अंदर कहीं भी पढ़ने को मिलेगी ना आपको, तो एक कंसेप्ट ही चलेगा इसमें, क्या? दूसरे के माइंड पे कंट्रोल करो, उसको अपने अकॉर्डिंग बना लो, यही शक्ति होती है, हकीकत शक्ति यही होती है। शक्ति ये नहीं होती कि लेकर के तलवार जाकर के किसी को मार दिया, बंदूक लेके मार दिया, ये तो गुंडे मवालियों के काम हुआ करते हैं। शक्ति क्या है? शक्ति का मतलब पॉलिटिक्स में शक्ति क्या होती है? दूसरे के माइंड पे कंट्रोल करना,
चाहे वो प्रैक्टिकल जो आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स हमारे जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों की बात करें, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी शक्ति वही बात है और यहाँ भी शक्ति वही बात है, यानी दूसरे के दिमाग पे कंट्रोल करना। तो यहाँ यही बात आएगी, दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ने की क्षमता ही क्या होती है, राष्ट्रीय शक्ति हुआ करती है। हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और नहीं हमारे सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हित ही शासित हैं। यह वक्तव्य किसका है? मतलब हितों से ही शासित होंगे हम, हमारे लिए हित ही सब कुछ है, ठीक है, बाकी सब चीजें कैंसिल, ठीक है। यानी हमारा कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, मित्र नहीं है। और ये बात किसने कही थी? ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने कही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा कोई शाश्वत मित्र नहीं है, परमानेंट फ्रेंड हमारा कोई नहीं है, हमारे हित जिधर जाते दिखाई देंगे हम ऑटोमेटिक उसको क्या बना लेंगे, अपना मित्र बना लेंगे। यही विदेश नीति के अंदर होता है, इसके अंदर कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। ये जरूर होता है कि राष्ट्र हित दिखाई जहां जुड़े हुए होते हैं, जैसे भारत और रूस परमानेंट फ्रेंड है, परमानेंट मित्र है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी ही हैं। अगर ये दोनों अपने आप में जुड़ करके रहते हैं तो दुनिया की बाकी देश जो है वो इन दोनों को ही डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दोनों का हित चलता रहता है, ठीक है। भारत जैसे देश गुटनिरपेक्ष रहते हैं, हालांकि रूस से अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी रूस के गुट में थोड़ी है। आज तो हालांकि गुट का कोई मतलब ही नहीं है, 91 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया गुटनिरपेक्ष का कोई महत्व ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम बात करें तो भारत जैसे देश आज दुनिया के अंदर अपनी ताकत को बराबर बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा रहे हैं ना, तो वहां पर ये मान के चलिए इस बात को कि कोई भी लाभ जिधर दिखाई देगा ना उधर हम तुरंत चले जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं किसी की मित्रता से, कोई दुश्मनी से। हाँ, हमें लाभ कौन दे रहा है उससे मतलब है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं, खाड़ी देशों से हम तेल लेते हैं ना, लेकिन यूक्रेन युद्ध के अंदर रूस जो है उससे हमने तेल लिया। कारण क्या था? उसको तेल बेचना था, पूरी दुनिया नहीं खरीद रही थी, ये पश्चिमी देश यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते थे, इसलिए इसका तेल नहीं खरीद देते थे, तो हमने खरीद लिया। हमें अपने हित से मतलब था, हमें कोई मतलब उस चीज से बिल्कुल नहीं था। राष्ट्र हित बड़ी चीज हो जाती है और राष्ट्र हित पूरे कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात किसकी थी? लॉर्ड पामस्टन की थी। उन्होंने भी कहा था कि हमारा कोई परमानेंट शत्रु मित्र नहीं है, हमारे हित ही हमारे सब कुछ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुमेलित कीजिए गौण हित, स्थायी हित, सामान्य हित और विशिष्ट हित। और इधर देखिए सूची 2 में, तो सामान्य हितों से उत्पन्न तो वो तो होते हैं विशिष्ट हित। विशिष्ट हित जो होते हैं ना वो सामान्य हितों से पैदा होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि सामान्य हित कौन से होते हैं, विशिष्ट हित कौन से होते हैं, जो सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं। और जो सामान्य हित होते हैं ना वो भी देख लो, वे परिस्थितियां जो उस देश की आर्थिक, व्यापारिक या छोटी छोटी चीजें होती है ना, सामान्य बातें, आर्थिक, व्यापारिक या सांस्कृतिक, ये सब क्या कहलाती हैं? सामान्य हित कहलाते हैं। फिर उसके बाद स्थायी हित और गौण हित, इनकी हम बात करें तो स्थायी हित कौन से होते हैं? दीर्घकालिक लक्ष्य बताया था अभी मैंने, ठीक है। दीर्घकालिक लक्ष्य वाले कौन से होते हैं? स्थायी होते हैं। और गौण हित होते हैं, जैसे विदेश नीति में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने वाले कौन से होते हैं? गौण हित हुआ करते हैं। ये अपने साथ कल की वीडियो में पढ़ा था, ठीक है ना, तो अच्छी तरह से कवर कर लेना, ठीक हो गया। कोई दिक्कत नहीं, साधारण सी बातें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सम्मिलित करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु राष्ट्रहित, डेफिनेटली। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बनेंगे? राष्ट्रहित पे बनेंगे। निम्नलिखित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं? किसके लिए? तो प्राथमिक हित के लिए। सबसे बड़ा हित प्राथमिक हित होता है, मार्मिक हित, उसके लिए कुछ भी युद्ध तक करने के लिए तैयार रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण ने किसको महत्व दिया था? तो राष्ट्रहित को महत्व दिया था उनके। और आदर्शवादियों ने नैतिकता, उपयोगिता को महत्व दिया था, ये बात अभी बताई थी। और राष्ट्रहित को किसके जोर दिया था? यथार्थवादियों ने। राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्व को किसने मूर्त और अमूर्त रूप में वर्गीकृत किया था? ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, शायद सेट में आया था, ठीक है। तो मूर्त और अमूर्त में किसने डिवाइड किया? हालांकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये टोटल जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब किसी न किसी एग्जाम में है, लेकिन ये मेरे को याद रह गया तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त और अमूर्त रूप में वर्गीकृत किया था? तो पामर पार्किंस जो हैं इन्होंने इसे मूर्त और अमूर्त में डिवाइड किया था। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, छांट करके लिखे गए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं
वो अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो यूजीसी नेट रही हो, चाहे वो कोई कॉलेज लेक्चर की एग्जाम रही हो, चाहे वो स्कूल लेक्चर की रही हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं और वही आपको यहाँ उपलब्ध करवाए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के इस लेसन में क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।